हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, यानी ब्लड फ्लो के पाथ के अंदर जो रेजिस्टेंस आता है उस अभी इन प्रीवियस लेक्चर हमने वेस्कुलर रेजिस्टेंस के बारे में इन डिटेल बात की। हमने पूरा बताया कि रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ें हमने देखी। लेकिन हम यहाँ पर और इन डिटेल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को जानेंगे। इस लेक्चर में हम धीरे धीरे कंडक्टेंस के बारे में भी आपको पता लगेगा, व्हाट इज़ कंडक्टेंस, पॉइज़ली फार्मूले के बारे में हम पढ़ेंगे, और एक जो लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है हेमेटोक्रिट के बारे में भी हम इसमें देखेंगे। तो इस लेक्चर में कई सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अपना वेस्कुलर रेजिस्टेंस। वहाँ हमने वेस्कुलर रेजिस्टेंस देखा, हमने इसकी डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में देखी, पिछले लेक्चर में देखी कि इम्पेडिमेंट इन ब्लड फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल्स। जब ब्लड वेसल से पास हो रहा होता है तो उसके बीच में जो रुकावट आती है, जो इम्पेडिमेंट होता है आती है, उसको बोलते हैं वेस्कुलर रेजिस्टेंस। फार्मूला वेस्कुलर रेजिस्टेंस का बाय द ओम्स लॉ के एल्जेब्रिक फॉर्म से निकाला गया है, R बराबर डेल्टा पी अपॉन एफ। अब आपको पता ही लग गया होगा, R इज़ द वेस्कुलर रेजिस्टेंस, डेल्टा पी इज़ ए प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर ग्रेडियंट, और F इज़ ए रेट ऑफ ब्लड फ्लो। तो नेक्स्ट चीज़ ये हमने रेजिस्टेंस का, वेस्कुलर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा। अब यूनिट ऑफ वेस्कुलर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, तो फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। जो फॉर्मूला जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस का क्या है, R बराबर डेल्टा पी अपॉन एफ। तो यहाँ जो डेल्टा पी क्या प्रेशर, तो प्रेशर की जो यूनिट होगी जो mmHg स्टैंडर्ड यूनिट होती है। एफ़ क्या है, एफ़ है यहाँ ब्लड फ्लो, और ब्लड फ्लो की जो यूनिट होती है वो होती है मिलीलीटर पर सेकंड। और ये ऊपर क्या था, mmHg। अब इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो यूनिट इसकी mmHg इंटू सेकेंड पर मिलीलीटर ही निकल के आएगा। कभी कभी इसको अनदर फॉर्म भी होती है, इसको इस सेम टाइप हो गया है, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, वो मिलीलीटर, और इसको हम लीटर के अंतर्गत भी लिख सकते हैं, यानी कि mmHg इंटू सेकेंड पर लीटर। ठीक, तो ये इसकी यूनिट हो जाएंगी। अभी रिकॉल करो उसी फॉर्मूले को, वेस्कुलर रेजिस्टेंस का, R बराबर डेल्टा पी अपॉन एफ। वैसे तो हम इस चीज़ को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि 1 PRU क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, लेकिन फिर भी अब डिटेल वेस्कुलर रेजिस्टेंस का टॉपिक है तो एक बार और बता रहा हूँ इस चीज़ को कि जो R बराबर होता है डेल्टा पी अपॉन एफ होता है। ये वेस्कुलर रेजिस्टेंस 1 PRU के इक्वल कब होगा, जब इफ़ प्रेशर डिफरेंस इज 1 mmHg और ब्लड फ्लो इज़ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो निकल कर आएगा वो 1 PRU 1 पेरिफेरल रेजिस्टेंस यूनिट निकल के आएगा। ठीक, तो हमने देखा कि वेस्कुलर रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी यूनिट क्या होती है और 1 PRU क्या होता है। अब देखेंगे द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन CGS यूनिट। CGS यूनिट में इस रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन कैसे होगा, तो ये तो सीधा लर्न करने वाली बात है कि CGS यूनिट में इसका एक्सप्रेशन किस में होता है, इन डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर की पावर 5 बराबर कितना होता है, 1333 इंटू mmHg अपॉन ml मिलीलीटर पर सेकेंड होता है।
ये इसका CGS में एक्सप्रेशन होता है, सीधा लर्न कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेस्कुलर रेजिस्टेंस। तो मैं दो टाइप्स के वेस्कुलर रेजिस्टेंस होते हैं, वन इज़ पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस और सेकंड इज़ पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस। नाम ही याद रखो, इतना मोर देन इनफ है कि वेस्कुलर रेजिस्टेंस होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस और पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस। तो ये था अपना रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसी से रिलेटेड चीज़ है, उसी पे डिपेंडेंट भी है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इज ए इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा ही कंडक्टेंस होता है। लेकिन कंडक्टेंस और चीज़ क्या होता है? कंडक्टेंस इज ए मेजर ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड थ्रू ए वेसल फॉर ए गिवन प्रेशर डिफरेंस। यानी कि जो इसने अभी बोला कि मेजर ऑफ ब्लड थ्रू ए वेसल फॉर ए गिवन प्रेशर डिफरेंस, अभी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला में बता के आया कि डेल्टा पी अपॉन एफ होता है, और यदि कंडक्टेंस 1 अपॉन रेजिस्टेंस है तो कंडक्टेंस का एक और फार्मूला तो निकल के आ सकता है, क्या? एफ अपॉन डेल्टा पी। एफ इस जगह पे क्या है? ब्लड फ्लो। तो इसी ने यही तो कहा कि मेजर ऑफ ब्लड फ्लो है थ्रू ए वेसल फॉर ए गिवन प्रेशर डिफरेंस। तो कंडक्टेंस का एक फार्मूला आप लिख सकते हो, और कि कंडक्टेंस बराबर इक्वल, जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? वो होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस, जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस होता है डेल्टा पी अपॉन एफ। तो इसका जो फार्मूला निकल के आ जाएगा एफ अपॉन डेल्टा पी, जस्ट इसका उल्टा। तो यहाँ से भी कंडक्टेंस का आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। सेम रेजिस्टेंस की तरह, रेजिस्टेंस में हमने पहले उसकी डेफिनेशन देखी, फिर उसका हमने डेफिनेशन देखने के बाद जब उसकी यूनिट देखी, ऐसे ही कंडक्टेंस की यूनिट। अब रेजिस्टेंस का इन्वर्स है, तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट है उसी का जस्ट इन्वर्स होगा, उसकी mm/Hg इंटू सेकेंड पर मिलीलीटर था, यहाँ पर मिलीलीटर पर mm/G इंटू सेकेंड होता है पर, और इसकी अनदर यूनिट है वो लीटर पर mm/G पर सेकेंड होता है। जनरल यूनिट हैं ये कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस डिपेंड करती है डायामीटर्स पर, डायामीटर ऑफ द ब्लड वेसल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है डायामीटर, क्योंकि इसकी पावर देखिए 4 होती है डायामीटर। यानी कि यदि आपने ब्लड वेसल के डायामीटर के अंदर थोड़ा सा भी चेंज किया तो कंडक्टेंस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। जैसे इसके अंदर दिखाया गया कि डायामीटर इनिशियली एक ब्लड वेसल का 1 है, दूसरी का 2 है और 4 है, और प्रेशर इनके अंदर का सेम अप्लाई कर रहे हैं और सारी चीज़ें सेम है, तो लेकिन आप इस जगह कंडक्टेंस आप देख सकते हो, ब्लड फ्लो देख सकते हो कितना ज़्यादा हो जाता है। कंडक्टेंस इस चीज़ पर डिपेंड करती है, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या होता है? कंडक्टेंस डिपेंड करती है तुम्हारी ब्लड वेसल के डायमीटर की 4 पावर की, ठीक। ये रिलेशन सीधे आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा ही टॉपिक है, पॉइज़ली लॉ। पॉइज़ली लॉ क्या है? सबसे पहले आपको इसमें एक फार्मूला लर्न करना है पॉइज़ली लॉ का, वो है F बराबर पाई डेल्टा पी आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। यहाँ पाई तो आपको मान पता ही होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। एफ जो है या रेट ऑफ ब्लड फ्लो है, डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस है, आर नई चीज़ है, इस जगह रेडियस ऑफ वेसल है, एल यहाँ लेंथ ऑफ ब्लड वेसल है, और ईटा या नीटा इज़ द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड है।
तो यहाँ से आप देख सकते हो कि रेट ऑफ ब्लड फ्लो होता है आर की पावर के 4 के समानुपाती है। और अभी इस डायग्राम में वही चीज़ हमने बताया कि जो ब्लड फ्लो भी तो उसी प्रोपोर्शन में, जैसे कंडक्टेंस होती है वो डायमीटर की पावर के 4 के प्रोपोर्शनल होती है, ऐसे ही जो फ्लो होता है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो होता है आर की पावर के 4 के प्रोपोर्शनल में होता है। यानी कि जो अपने डायमीटर हो या फिर रेजिस्टेंस अपना रेडियस हो, बात तो एक ही है, उसका आधा आ जाएगा, हाफ आएगा, तो इसके पावर की। और एक और चीज़ इसके अंतर्गत, ये तो इसके प्रोपोर्शनल है कि रेट ऑफ ब्लड फ्लो और इसके रेडियस के प्रोपोर्शनल है इसकी 4 पावर के, लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है किसके, विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। यानी कि जितना विस्कस ब्लड, यानी कि विस्कोसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी रेट ऑफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ठीक, ग्रेटर द विस्कोसिटी द लेस द फ्लो। अभी यही चीज़ मैंने बताया कि विस्कोसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसका ब्लड फ्लो क्या होगा, कम होगा। नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल ब्लड की जो विस्कोसिटी बताएं तो 3 टाइम्स ज़्यादा होती है वाटर से। मोर विस्कस होता है ब्लड 3 टाइम्स ऑफ द वाटर से। तो क्वेश्चन ये है कि ये ब्लड इतना विस्कस क्यों होता है, व्हाट मेक्स द ब्लड सो विस्कस। तो इसका आंसर है कि लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड के अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी मिलती हैं जो इसको मोर विस्कस बनाती हैं। ठीक, तो इसका आंसर है। तो अभी हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा और पॉइजली फार्मूले के बारे में पढ़ा। इन्हीं चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। पॉइजली फार्मूला देख लिया और अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज़। तो इनके इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो फिजिक्स के अंतर्गत हम ड्यूरिंग नीट पढ़ते आते हैं, वही आपको पता ही है। सीरीज़ के रेजिस्टेंस का जो समेशन होता है वो कैसा आता है, आर टोटल बराबर R1 + R2। जितने भी सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस लगे होंगे, एक्चुअली में जो ये रेजिस्टेंस है वो कौन से हैं, वैस्कुलर रेजिस्टेंस। अब इस जगह जो वेसल्स हो सकती हैं, अब वेसल्स कुछ भी हो सकती हैं। वेसल्स तुम्हारी आर्टरी हो सकती है, हो सकती है, आर्टीरियोल्स हो सकती हैं, वेन्यूल्स हो सकती हैं, वेन्स हो सकती हैं। तो इनका अरेंजमेंट हो सकता है सीरीज़ में। आपको कह सकता है आर्टरी का रेजिस्टेंस, वेस्कुलर रेजिस्टेंस इतना, इसका रेजिस्टेंस, तो उनको सीरीज़ में अरेंज हैं तो आप आर टोटल ऐसे निकाल सकते हैं, उसका टोटल रेजिस्टेंस ऐसे निकाला जा सकता है। ब्लड जो पंप किया जाता है ओर्टा के अंदर का पंप किया जाता है, जिसके अंदर का हाई प्रेशर होता है, और ये सबसे लास्ट में जो दिया जाता उसको किसको हैंड ओवर किया जाता है, वो हो जाता है वेना केवा। तो इस आयोर्टा और वेना केवा के बीच में बहुत मिलियंस ऑफ आर्टरियोल, वेन्यूल्स, वेन्स आपको देखने को मिलेंगी। तो उनके बीच का रेजिस्टेंस, यदि उनका जो अरेंजमेंट है, यदि वो सीरीज़ है तो आप टोटल आर ऐसे निकालोगे। इफ़ रेजिस्टेंस यदि उनका अरेंजमेंट है वो पैरेलल है तो आप इनका टोटल रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले के थ्रू निकालोगे। ठीक, अब एक कंडक्टेंस इन पैरेलल पाथवे। कंडक्टेंस में हमने बताया कि रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। तो जो रेजिस्टेंस का जो सीरीज़ में होता है वो कंडक्टेंस का पैरेलल में होगा, और जो पैरेलल में होगा वो सीरीज़ में होगा, जस्ट उल्टा है। यदि ये तो पैरेलल का पाथवे का है, यदि हम कंडक्टेंस किसका निकालें, पैरेलल का ये निकालें, सीरीज़ का निकालें, तो सी टोटल निकालने जाओगे तो वो कैसे निकालोगे, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 एस ऑन। ये सीरीज़ वाला हो गया तुम्हारा। ठीक, ये थे अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तुम्हारा हेमेटोक्रिट। हेमेटोक्रिट के बारे में इन डिटेल हम ब्लड यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे पूरा। अभी इसके छोटा सा आइडिया, रफ आइडिया इसके बारे में बता रहा हूँ। हेमेटोक्रिट होता क्या है। तो हेमेटोक्रिट इज़ द
proportion of the blood that is RBC, proportion of the blood that is RBC called the hematocrit। यानी ब्लड के अंदर का जो आरबीसी का प्रोपोर्शन होता है उसको हेमाटोक्रिट कहते हैं। हेमाटोक्रिट यदि एडल्ट मैन की बात करें तो एवरेज होता है 42, जो कि ज़्यादा है। और फीमेल्स के अंदर का हेमाटोक्रिट होता है, वोमेंस के अंदर का एवरेज कितना होता है 38 होता है। हेमाटोक्रिट इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रीफ्यूजिंग ब्लड इन कैलिब्रेट ट्यूब। हेमाटोक्रिट होता है डिटरमाइन किया जाता है सेंट्रीफ्यूजिंग ब्लड इन द कैलिब्रेटिंग ट्यूब के अंदर। इस डायग्राम में देख सकते हैं नॉर्मल हेमाटोक्रिट होता है वो 40 to 50 के बीच में होता है। और जो एडल्ट होते हैं वो मैन होता है उसका 42 होता है, और वोमेंस में होता है वो 38 होता है। तो नॉर्मल हेमाटोक्रिट बताए। एनीमिया के केस के अंदर का जो आपका होता है हेमाटोक्रिट बंद कम हो जाता है, और पॉलीसाइथेमिया के केस में हेमाटोक्रिट बढ़ जाता है। पॉलीसाइथेमिया के केस में हेमाटोक्रिट होता है 60 to 70 के बीच के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट चीज़ है कि इफेक्ट ऑफ हेमाटोक्रिट ऑन ब्लड विस्कोसिटी। हेमाटोक्रिट का इफेक्ट ब्लड की विस्कोसिटी पे इफेक्ट क्या होगा? हेमाटोक्रिट क्या होता है? एक प्रोपोर्शन ऑफ द आरबीसी इन द ब्लड। ब्लड के अंदर अगर आरबीसी का प्रोपोर्शन ही कोई हेमाटोक्रिट बोल रहे हैं, यानी ब्लड में आरबीसी ज़्यादा होंगे तो वो मोर विस्कस होगा। यानी कि मीन्स जितना ज़्यादा हेमाटोक्रिट होगा, हेमाटोक्रिट बढ़ेगा तो अपना ब्लड की विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, उतना ही विस्कस भी होगा। नॉर्मल जो बताया है इसके अंदर का देखिए, नॉर्मल विस्कोसिटी ऑफ वाटर पहले ही उसने अज्यूम कर लिया, जो वाटर की विस्कोसिटी उसने 1 मान ली। तो जो अपने नॉर्मल ब्लड की जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी कितनी आएगी 4 आएगी, क्योंकि 3 टाइम्स ज़्यादा होता है इससे। और जो प्लाज्मा की जो विस्कोसिटी होती है ऑन एन एवरेज कितनी होती है 1.5 होती है। ठीक, तो जैसे जैसे हेमाटोक्रिट बढ़ेगा वैसे वैसे अपनी विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड भी बढ़ेगी। ये अपना ग्राफ इसमें शो कर रहा है, द इफेक्ट ऑफ हेमाटोक्रिट ऑन द ब्लड विस्कोसिटी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड टिश्यू ब्लड फ्लो। इफेक्ट the ability of each tissue to adjust its vascular resistance and to maintain the normal blood flow during the change in the arterial pressure between approximately 70 to 175 mmHg is called blood flow autoregulation। मीन्स आर्टीरियल प्रेशर हम जैसे चेंज करते हैं तो आर्टीरियल प्रेशर जैसे जैसे चेंज होगा तो ऐसा नहीं है कि जो ब्लड फ्लो का फॉर्मूला है वो है डेल्टा पी अपॉन आर। यदि आप आर्टीरियल प्रेशर चेंज कर रहे हो तो ब्लड फ्लो इन जनरल बढ़ना चाहिए, लेकिन हर जगह बढ़ता नहीं है। ईच एंड एवरी टिश्यू के अंदर का ब्लड फ्लो बढ़ता नहीं है। बढ़ेगा भी तो उतना लेवल का नहीं बढ़ेगा। वो ब्लड फ्लो के कंपैरिजन में और एक और चीज़ जो बढ़ती है वो है तुम्हारा वैस्कुलर रेजिस्टेंस। वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो कंपेरेटिवली देखा जाता है कि वैस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है या ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ रहा है तो आर्टीरियल प्रेशर तो जब बड़ा हम इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो दोनों ही चीज़ बढ़ते हैं, और इस चीज़ को ऑटो रेगुलेट जिसकी वजह से अपना ब्लड फ्लो डिक्रीज़ कर जाता है। यदि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ तो फ्लो डिक्रीज़ करेगा इसके। लेकिन अब यदि प्रेशर चेंज आपका 70 to 175 है तो ये ऑटो रेगुलेट कर लिया जाएगा, इसका ऑटो रेगुलेशन हो जाएगा ब्लड फ्लो को। इसके क्योंकि हमारे अंदर ऐसी मतलब ये जो ब्लड वेसल होती है उनके अंदर का ये खुद की कैपेसिटी होती है कि वो इस चीज़ को ऑटो रेगुलेट कर लेती हैं।
तो इस डायग्राम के अंतर्गत इसी चीज़ को बताया गया है कि कैसे ब्लड वेसल इस चीज़ को ऑटो रेगुलेशन करती हैं। ये नॉर्मल आपका ब्लड फ्लो है रेड कलर का, और ये जो ब्लू लाइंस हैं वो इसके अंदर का बता रहा है कि कैसे उसमें ऑटो रेगुलेशन किया गया है। लेकिन ये ऑटो रेगुलेशन केवल 70 to 175 mVg प्रेशर डिफरेंस के बीच में ही ऑटो रेगुलेशन हो पाता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।